कि जो भी कानून इन बहुओं के बचाव के लिए बनाए गए थे उन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए आप सभी को पता ही है कि मेरे लीगल प्रोफेशन के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में आप सभी के साथ एक स्पेशल सिल्वर जुबली सीरीज चल रही है और ये मौका आपके पास भी है कि आप भी चाहें तो इस लकी सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके लिए आपने विशेष कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ ये ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर ये लिखना है कि आप भी इस लकी सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप सभी को पता ही है कि मेरे लीगल प्रोफेशन के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में आप सभी के साथ एक स्पेशल सिल्वर जुबली सीरीज चल रही है और ये मौका आपके पास भी है कि आप भी चाहें तो इस लकी सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके लिए आपने विशेष कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ ये ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर ये लिखना है कि आप भी इस लकी सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूं लकी विनर नंबर 4 नेकी राम गुप्ता जी जो कि हिसार से बिलोंग करते हैं। इनकी समस्या क्या है और इनकी समस्या का क्या हल हो सकता है आप सभी के सामने लीजिए। नेकी राम गुप्ता जी जो लकी विनर नंबर 4 हैं, ये हिसार में रहते हैं। इनकी खुद की उम्र 63 साल है, यानी ये सीनियर सिटीजन है और इनकी जो पत्नी है वो भी 60 साल की हैं, सीनियर सिटीजन है और साथ ही साथ ये जो बीवी है इनकी वो शारीरिक रूप से विकलांग भी हैं। इनके 2 बेटे हैं। मैं सिर्फ उस बेटे के बारे में बात करूंगी जिसका केस हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इनका ये जो बेटा है ये MBA और MA है और सन 2009 में इनकी शादी होती है जींद में रहने वाली एक लड़की से जो कि खुद भी MA BEd है। ये बेटा शादी के करीबन 3 महीने के बाद ही, बल्कि उससे भी कम, 27/12/2009 में इनकी शादी होती है और 4 फरवरी 2010 को, यानी 3 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए थे, 2 महीने और कुछ दिन ही हुए हैं, ये अपने माता पिता से अलग अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। यहां पर अलग रहते हुए सन 2010 में इनको एक बेटा पैदा होता है और इसी तरह से सन 2014 में इनको एक बेटी भी पैदा होती है। ये जो इनका बेटा है ये 2012 में पानीपत में जॉब कर रहा था, अपनी बीवी के साथ ये वहीं पर रहा, बच्चों के साथ वहीं पर रहा। सन 2015 में फरीदाबाद में इनकी ट्रांसफर होती है, यानी इस तरह से ये अलग अलग जहां जहां इनकी ट्रांसफर होती चली गई वहां वहां ये रहते गए। सन 2017 में इनको एक मेजर एक्सीडेंट होता है और करीबन 3 महीने ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे। यहां पर इनके माता पिता एक बार इनको देखने के लिए जरूर गए। आसपास के जब लोगों ने कहा कि इस तरह से वो बीमार हैं तो वो वहां पर जाकर के देखने गए। और यहां पर एक बात आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर हमारा कोई पड़ोसी भी बीमार हो जाता है तो हम उसको भी देखने के लिए हॉस्पिटल में जाया करते हैं अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ करता है। इस बेटे को याद रहे आपको, इस बेटे को इन्होंने 2010 में जब इनको ये अपने माताजी और पिताजी को छोड़ करके अलग अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था, इनके बातों को नहीं मानता था, इनकी किसी भी बातचीत पर इनको किसी भी तरह से वो तवज्जो नहीं दे रहा था, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, तो आखिरकार इस पति पत्नी ने जो हिसार में रहते इन्होंने इसको बेदखल कर दिया। खैर, उसके बाद 2020 में कोविड आता है और कोविड में लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से बाकी जगहों पे परेशानी आई है इसी तरह से इस लड़के की जॉब भी सन 2020 में चली गई और ये जॉब जाने के बाद
ये अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के जींद में शिफ्ट हो गए। वहां पर ये जाकर के एक जगह किराए के घर में रहने लगे। यहां पर एक और बात बताना आप सभी को उचित होगा कि जब इनके बच्चों की पैदाइश होती है, बेटे की और बेटी की, सन 2010 और 2014 में, तो उन बच्चों के जो जन्म प्रमाण पत्र लिखे गए हैं वहां पर भी जो घर का पता लिखा गया है वो इनके ससुराल का पता लिखा गया है, यानी कि लड़के के ससुराल का पता, और जो इनके बच्चों की मम्मी है उनके मायके का पता लिखा गया है। यहां पर जब ये पति और पत्नी जींद में अलग रह रहे थे आपस में, और क्योंकि जॉब चली गई थी इनकी, तो यहां पर इनकी आपस में तनातनी शुरू हो गई। और उस तनातनी के फलस्वरूप आखिरकार ये जो पत्नी है ये इनको छोड़ करके अलग चली जाती हैं, यानी अपने मायके में जाकर के रहने लग जाती हैं। और 19/1/2021 को ये जो लड़का है ये भी हिसार में वापस आ गया, लेकिन हिसार में वो अपने माता पिता के घर पे नहीं रह रहा था, क्योंकि उसके माता पिता ने सिर्फ दिखावे के लिए बेदखल नहीं किया था बल्कि सच में बेदखल कर दिया था। तो उन्होंने उसको 2010 के बाद अपने घर में आने की अनुमति आज तक नहीं दी है। तो ये लड़का 2021 में हिसार में जाकर के रहने लग गया, और यहां पर हिसार में जब ये अलग रह रहा था, पीजी में रह रहा था, तो इसने अपनी पत्नी के विरुद्ध एक केस डिवोर्स का फाइल कर दिया। जैसे ही ये डिवोर्स का केस फाइल करता है कोर्ट में, तो वहां पर वो पत्नी जो मानो इंतजार ही कर रही थी, वो पैकेज का जो मुंह है वो खोल देती है फटाफट, और ये पत्नी इस पति पर CAW सेल में कंप्लेंट करती है। वहां काउंसलिंग्स होती हैं। काउंसलिंग में इनके इन्हीं माताजी और पिताजी को, जो कि इन बुजुर्ग माताजी पिताजी को कहां तो 2010 में छोड़ करके ये लात मार करके आ गए थे, उनको भी नोटिस जाता है। ये वहां बताते हैं सारी बात, सारे कागजात दिखाते हैं कि किस तरह से हर एक आधार कार्ड में, हर एक राशन कार्ड में, हर एक चीज में उनका पता शुरुआत से अलग है। तो आखिरकार जो जांच पड़ताल की जाती है तो उसमें इनके पिताजी का और माताजी का नाम हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसके बाद 498A की जो FIR दर्ज होती है उसमें ये जो इनका बेटा है 29 अप्रैल 2022 को अरेस्ट हो जाता है। इस लड़के के ससुराल वाले ये सोचते हैं कि शायद इस जो इनका दामाद लगता है, यानी जो इस बुजुर्ग माँ बाप का बेटा है, इसकी वो माँ बाप इसकी जमानत कराने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन इनके माँ बाप ने जो हिसार में रहते हैं नाता बिल्कुल तोड़ दिया है नेकीराम जी ने। और आखिरकार उस लड़के की जमानत कराई जाती है, और उस जमानत कराते समय उनकी जमानत भी होती है इस लड़के के जो अंदर गया था इसके ससुर जी के द्वारा ही। तो ये बहुत ही झोल है इस केस में। खैर आखिरकार अब वो 498A का जो चलान है वो कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है, और जिसमें इन बुजुर्ग माताजी पिताजी का नाम निकाला जा चुका है। अब आ जाती है बात DV की, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो उन्होंने केस किया है, वहां पर जो सम्मन हुए हैं, नेकीराम जी आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है कि जो सम्मन्स आपके पास घरेलू हिंसा के केस के हुए हैं उन सम्मन्स को आपको चैलेंज करना है, उनको क्वैश कराना है। यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस है उसके अंदर आपको नाम निकलवाने के लिए उसी कोर्ट में दरख्वास्त नहीं लगानी है, बल्कि आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाना है, और वहां पर जाकर के जो सम्मन्स आपको भेजे गए हैं उनको आपने चैलेंज करते हुए उनको क्वैश कराने की गुहार लगानी है। इसी के साथ साथ चूंकि आपका नाम इस FIR से पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल के बाद निकाला गया है, ध्यान रहे ये सिर्फ ऐसे ही नहीं निकाला गया बल्कि जांच पड़ताल के बाद निकाला गया है। तो नेकीराम जी आप यहां पर इस पुत्रवधू के खिलाफ एक डेफेमेशन यानी मानहानि का केस भी दायर कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ इस बहू के खिलाफ आप कोर्ट में एक सिविल केस भी दायर कर सकते हैं, जिसमें आप इस बहू को रोकेंगे कि जो
भी कानून इन बहुओं के बचाव के लिए बनाए गए थे, उन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए ये पुत्रवधू अपने आप को रोके और आपके विरुद्ध और ज्यादा केसेस को फाइल ना करे। और साथ साथ आप वहां पर एक स्टे भी मांग सकते हैं कि ये पुत्रवधू जिसकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर है, जैसा कि आज दिन में बातचीत हुई थी तो आपने मुझे बताया कि इस पुत्रवधू का जो नजर है वो पैनी नजर सिर्फ और सिर्फ आपकी जमीन को हड़पने की है, क्योंकि अब ये 2010 से जो अलग रह रहे थे, ये खुद भी स्वयं भी पुत्रवधू, साथ ही साथ उस पुत्रवधू के माताजी, पिताजी और अन्य रिश्तेदार भी अब आपके ऊपर जोर डाल रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि आप पंचायत में बैठे, आप सेटलमेंट में बैठे और उस सेटलमेंट के नाम पर ये बहुत मोटा अमाउंट आपकी जो ये गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी है इसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आपको कोर्ट से स्टे ले लेने की जरूरत है। इसी के साथ साथ अगर आपकी पुत्रवधू या उसके और अन्य रिश्तेदार, परिवार के लोग आपको फोन पर धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप इनके विरुद्ध भी कार्यवाही कराने के लिए पुलिस कंप्लेंट्स अपने थाने में जरूर जमा कीजिए, ताकि इस पुत्रवधू को और उसके परिवार के सभी रिश्तेदारों को ये बात अच्छी तरह से पता चल जाए कि इस उम्र में, जिस उम्र में आपको शांति मिलनी चाहिए, आपकी शांति में खलल डाल करके ये किस तरह से आपका जीना हराम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को और खासकर नेकी राम जी को ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि आपको सबसे पहले उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जहां पर आपको समन्स भेजे गए हैं कोर्ट के द्वारा इस पुत्रवधू के झूठे केस के जरिए, जबकि आप 2010 से अलग रह रहे हैं और केस आज 2022 में फाइल हुआ है, सभी कागजात अलग हैं, आधार कार्ड अलग है, राशन कार्ड अलग है, इलेक्शन आई कार्ड अलग है, उसके बावजूद भी जो आपकी शांति में खलल डालने के लिए इन्होंने ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो सम्मन आपके पास भेजा है, सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में जाकर के उस सम्मन को चैलेंज करवाना है। इसके बाद आपकी पुत्रवधू ने जो आपके ऊपर गलत इल्जाम लगवाए थे और उसकी वजह से आपको जो CAW सेल में जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब भी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई और आपका नाम बिल्कुल साफ साफ निकाल दिया गया है पुलिस के द्वारा, पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है, तो यहां पर आप इस पत्नी के खिलाफ डेफेमेशन यानी मानहानि का केस भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चूंकि आपकी जो ये पुत्रवधू है आपकी संपत्ति पर नजर लगाए हुए है, आपके घर में अनायास कभी भी घुसने की कोशिश कर रही है, ये जो कानून बनाए गए थे लड़कियों को बचाने के लिए अनावश्यक रूप से उनका लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, तो यहां पर आप एक सिविल रिकवरी केस भी कोर्ट में दायर कर सकते हैं। और जब भी ये लोग आपको कभी भी भड़काते हैं तो आप इनके विरुद्ध क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी दायर कोर्ट में कर सकते हैं। और अगर आपका बेटा आपको धमकाने की कोशिश करे, आपका बेटा आपके घर में आने की कोशिश करे, तो आप अपने बेटे के ऊपर भी रहम ना कीजिएगा, आप अपने बेटे के खिलाफ भी कोर्ट में केस जरूर दायर कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।